हेलो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और ये जो थ्योरी है इसको हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और मान लो इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके किसी एक भाग का अध्ययन करना पड़ेगा। तो मान लो ये वाला जो खंड है इसको हमने बाहर निकाल लिया और इसकी संरचना कैसी है, गहराई के साथ साथ इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। और इसकी जो संरचना होगी, सिंपल सी बात है, वही किसकी संरचना होगी, पृथ्वी की। तो यहाँ पर देखो, आगे हमने इसी खंड को दिखाया है। यहाँ पर देखिए, तो इसका काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसको थोड़े मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि इसकी संरचना में क्या क्या होता है। तो इसकी संरचना के अध्ययन के लिए इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मेंटल। तीसरे को हम क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है। क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। मेंटल को प्रवर। और कोर को हम क्या बोलते हैं, क्रोड। ठीक है। और यहाँ पर जो क्रस्ट है वो सबसे ऊपरी सतह को बोला जाता है। मतलब एक्चुअली में क्रस्ट क्या है उसको आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग है उसको क्रस्ट बोलते हैं, मध्य भाग को मेंटल बोलते हैं, और सबसे जो अंतरतम भाग है, सबसे अंदर वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये तो अभी ऊपर ऊपर से बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रस्ट है इसको हम आगे 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसका मतलब क्या है, महाद्वीपीय भूपर्पटी। दूसरा क्या है, मैरीन क्रस्ट। मैरीन क्रस्ट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट, सागरीय भूपर्पटी। ठीक है। और मेंटल को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है, अपर मेंटल। दूसरा क्या है, लोअर मेंटल। और जो कोर है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक क्या है, आउटर कोर। दूसरा क्या है, इनर कोर। तो इस तरीके से जनरली हमने बताया। अब इनका एक एक का डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, कहाँ पे मिलती है, इसकी मोटाई क्या है, घनत्व क्या है। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसे ही मैरीन क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर अभी इनको मत देखो, ये कॉनरेड लिखा हुआ है, मोहोरविक लिखा हुआ है, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेमैन। ठीक है। इनको अभी आगे डिस्कशन में लेंगे। तो यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आया कि हमने इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है। ये वाला जो भाग है इसको हमने मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। अब आगे देखो, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी है। लेकिन फिर भी इस टॉपिक से संबंधित जितनी आपको जानकारी होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी इन जानकारी के माध्यम से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है, हमेशा भूकंपीय तरंगों की गति के संदर्भ में माध्यम अगर ठोस होगा तो भूकंपीय तरंगों की गति क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है। माध्यम अगर प्लाज्मेटिक होगा तो गति क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अगर माध्यम लिक्विड हो जाएगा तो गति क्या होगी, और कम हो जाएगी। और गैसों में गति सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर माध्यम ठोस होगा तो गति क्या होगी, सर्वाधिक होगी। माध्यम अगर प्लाज्मेटिक होगा तो गति थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर लिक्विड होगा तो गति सबसे मंद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमने पृथ्वी के संदर्भ में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी में अंदर गैस तो मिलेगी नहीं। अगर गैसीय माध्यम होगा तो उसमें गति और भी कम होगी। तो यहाँ पर पृथ्वी के संदर्भ में तो लिक्विड ही मिलेगा, तो लिक्विड में जो गति है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। और जो फोकस से जो भूकंपीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं उसमें जो पी वेव है उसकी गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और वो ठोस, द्रव और जो गैसीय माध्यम है उसमें संचरित हो सकती है। और जो सेकेंडरी वेव होती है, एस वेव, वो केवल और केवल ठोस माध्यम में संचरित होती है। ठीक है। ये वाला पॉइंट और आपको समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब इसकी आंतरिक संरचना की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने बताया था
भूपर्पटी के बारे में, जो क्रस्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखो, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पृथ्वी सतह के अंदर जाने पर जो घनत्व है वो क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सागरीय भूपर्पटी है उसका घनत्व कितना होता है, देखो यहाँ पर अभी आगे लिखा हुआ है, जो सागरीय भूपर्पटी है, सागरीय भूपर्पटी, उसका घनत्व होता है 2.8। और जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है, महाद्वीपीय भूपर्पटी, भूपर्पटी, उसका घनत्व कितना होता है, 2.5। तो देखिए ये क्या है, सागरीय भूपर्पटी, और ये क्या है, महाद्वीपीय भूपर्पटी। तो सागरीय भूपर्पटी थोड़ी अंदर मिलेगी, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, पानी मिलेगा। तो ये समझ में आ गया, ये हमारी क्या है, सागरीय भूपर्पटी ये वाली, और ये क्या है, ये हमारी महाद्वीपीय भूपर्पटी है। और अब यहाँ पर देखो होता क्या है, जब भूकंपीय तरंगें सागरीय पर्पटी से अगर महाद्वीपीय पर्पटी में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति में अचानक क्या होती है, कमी होती है। क्यों, क्योंकि घनत्व में क्या होगी, कमी। और अगर भूकंपीय तरंगें महाद्वीपीय भूपर्पटी से अगर सागरीय भूपर्पटी में प्रवेश करती हैं तो गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। क्यों, क्योंकि घनत्व बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भूकंपीय तरंग महाद्वीपीय भूपर्पटी से सागरीय भूपर्पटी में प्रवेश करती है तो जहाँ पर जिस लाइन के सहारे उसकी गति में वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, असंबद्धता रेखा, डिसकंटिन्यूटी लाइन। देखो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि मान लो आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हो, या फिर मान लो बाइक चला रहे हो, कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपकी स्पीड में चेंज हो गया, स्पीड आपकी बदल गई, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो उसी को हम क्या बोल लेंगे, डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो यहाँ पर ये आपको येलो लाइन जो दिख रही है ना, जिसके सहारे महाद्वीपीय भूपर्पटी और सागरीय भूपर्पटी अलग अलग हो रही हैं, इसको हम असंबद्धता रेखा कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, कॉनरैड ने। इसलिए हमने इस रेखा का नाम हमने क्या दिया, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन। समझ में आया। जब भूकंपीय तरंग महाद्वीपीय भूपर्पटी से अगर सागरीय भूपर्पटी में जाती है तो उसकी गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि घनत्व में क्या हो गई, वृद्धि। और अगर सागरीय भूपर्पटी से किस में आती है, महाद्वीपीय भूपर्पटी में प्रवेश करती है, तो घनत्व में कमी के कारण गति में क्या हो जाती है, कमी। तो जिस लाइन के सहारे गति में परिवर्तन आ रहा है उसको हम बोलते हैं असंबद्धता रेखा, डिसकंटिन्यूटी लाइन। और इसकी खोज किसने की थी, कॉनरैड ने। इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास महाद्वीपीय भूपर्पटी है, इसकी जो औसत मोटाई है, औसत मोटाई कितनी होती है, 75 किलोमीटर। इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, ये जो महाद्वीपीय भूपर्पटी आपको दिख रही है इसकी औसत मोटाई होती है 75 किलोमीटर। और जो ये आपको मैरीन क्रस्ट दिख रहा है, सागरीय भूपर्पटी दिख रही है, इसकी जो औसत मोटाई है वो कितनी मिलती है, 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों को मिला के, देखो क्रस्ट है, क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ पे देखो, अगर हम इसको 0 माने तो यहाँ से जो ये वाली लाइन है कहाँ तक, 45 किलोमीटर नीचे तक, इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी या फिर क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है, इसकी औसत मोटाई कितनी है, 45 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि देखो सागरीय क्रस्ट है उसकी तो 8 से 10 किलोमीटर है और इसकी कितनी है, 75 किलोमीटर। तो दोनों का एवरेज अगर हम लेते हैं तो कितनी मिलती है, 45 किलोमीटर। तो 0 से 45 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगी, भूपर्पटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके नीचे यहाँ पर 45 किलोमीटर से नीचे 2900 किलोमीटर तक आपको क्या मिलता है, मेंटल। तो 0 से 45 किलोमीटर तक की मोटाई में आपको क्या मिलता है, क्रस्ट।
भूपर्पटी, और इससे नीचे 2900 किलोमीटर तक जो मोटाई है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। अब मेंटल को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ये जो 45 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की जो गहराई है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर मेंटल। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, जो ये वाला भाग है ये क्या है, अपर मेंटल, अपर मेंटल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जो यहाँ से गहराई है, यहाँ से लेके कहाँ तक, 700 किलोमीटर तक, यहाँ तक, ये क्या है, ये आपका अपर मेंटल है। और इससे नीचे 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल। अब यहाँ पर देखिए, जो अपर मेंटल का जो 55 किलोमीटर मोटाई की जो गहराई है, यहाँ पर देखो दिखाई गई है, ये वाले, ये ठोस पाई जाती है और जो क्रस्ट है उससे चिपकी हुई रहती है। ये जो अपर मेंटल है, इसकी ऊपर की जो 55 किलोमीटर की मोटाई की जो परत है, ये क्या होती है, ठोस होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है। ये किससे चिपकी रहती है, यहाँ पर जो क्रस्ट है इससे। तो यहाँ पर हमने 55 किलोमीटर मोटाई को अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जीरो से लेके ये 45 प्लस 55, इस मोटाई को मिला के हम इसको कॉमन नेम क्या देते हैं, स्थल मंडल। यहाँ पर देखिए, इसमें समझ में आया, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो जो क्रस्ट है उसका पार्ट है 0 से 45 किलोमीटर, और जो 55 किलोमीटर है वो किसका पार्ट है, अपर मेंटल का, क्योंकि वो क्या है, ठोस है, दृढ़ है, कठोर है, ठीक है। और वो किससे चिपका हुआ है, क्रस्ट से। तो 0 से 100 किलोमीटर की जो मोटाई की परत है उसको याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। क्योंकि आगे जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा कि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर स्थल मंडल का मतलब क्या है वो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके नीचे आओ, जो 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की गहराई है, देखो यहाँ पर कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। तो 100 किलोमीटर से जो ये 400 किलोमीटर की गहराई है, यहाँ पर ये वाले, ये क्या है, ये तरल अवस्था में पाई जाती है। किस में, तरल अवस्था में। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ मिलते हैं तो उसमें विस्फोट होते रहते हैं, और टेम्परेचर में, तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ की जो चट्टानें वो पिघल जाती हैं और तरल अवस्था में पाई जाती हैं। अब इसको दुर्बलता मंडल भी क्यों कहते हैं, दुर्बलता मंडल इसलिए कहते हैं कि जब भूकंपीय तरंग इस भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है। इसलिए इस मंडल को हम दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं। तो आपको पता है ठोस में गति ज़्यादा होती है और जो तरल माध्यम है उसमें गति क्या होती है, कम। इसलिए भूकंप की जो गति है, भूकंप तरंगों की जो गति है वो मंद पड़ जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, उसको और मेंटल को पृथक करने वाली रेखा का नाम क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी लाइन। देखो यहाँ पर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी लाइन दिख रहा है ना। ऊपर वाला भाग क्या है, भूपर्पटी है, क्रस्ट है, और नीचे वाला भाग क्या है, 45 किलोमीटर के नीचे मेंटल। अब इस मोहोरोविक को शॉर्टकट में मोहो असंबद्धता रेखा भी बोल देते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, वो एक अलग बात है। बाकी इसका पूरा नाम क्या है, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब आ जाओ, जो स्थलमंडल आ गया, स्थलमंडल तक तो यहाँ पर जो परत है, जो गहराई है, वो किस में, ठोस अवस्था में है। उसके नीचे हमने बताया 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आपको जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, उसमें विस्फोट होते रहते हैं, तापमान में वृद्धि होती है, और जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, पिघल जाती हैं, और इसको दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर
स्थल मंडल को, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर एक माध्यम क्या हो गया, ठोस, और नीचे जो दुर्बलता मंडल है इसमें क्या आ गया, लिक्विड। ये किस में, तरल अवस्था में। तो यहाँ पर भी जो भूकंपीय तरंगों की गति होगी उसमें क्या होगा, बदलाव आएगा। तो यहाँ पर जो असंबद्धता रेखा है इसको क्या बोलते हैं, सेंगविन की असंबद्धता रेखा, सेंगविन डिसकंटिन्यूटी लाइन। समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर माध्यम कैसा है, ठोस, और नीचे कैसा है, लिक्विड। यहाँ पर क्या है, तरल अवस्था। अभी इनके बारे में डिटेल में अध्ययन नीचे लिखा हुआ है, पूरा एक बार एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर केवल डायग्राम को समझने की कोशिश करो। और जो 700 किलोमीटर से फिर 2900 किलोमीटर तक है, यहाँ पर चट्टानें कैसी अवस्था में मिलती हैं, प्लाज्मा अवस्था में। यहाँ पर लिखा हुआ है चट्टानें प्लाज्मा अवस्था में मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को पृथक करने वाली जो असंबद्धता रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर रेपिटी, रेपिटी की असंबद्धता रेखा, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब यहाँ पर आप देखिए, अब 2900 किलोमीटर से नीचे की अगर बातें करेंगे तो वो सब किस में आएगा, कोर में। तो मेंटल कहाँ से कहाँ तक हुआ, 45 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, जिसमें 45 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक वो आपको मिलेगा अपर मेंटल, 700 से 2900 तक क्या मिलेगा आपको, लोअर मेंटल। अपर मेंटल लोअर मेंटल को पृथक करने वाली जो रेखा है, जो असंबद्धता रेखा है, उसको क्या बोलते हैं, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी लाइन, रेपिटी असंबद्धता रेखा। और स्थल मंडल को, जो यहाँ पर लिक्विड आ गया ना नीचे, दुर्बलता मंडल, मतलब स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल को पृथक करने वाले असंबद्धता रेखा का नाम क्या, सेंगविन डिसकंटिन्यूटी लाइन। सेंगविन की डिसकंटिन्यूटी मीन्स असंबद्धता रेखा। अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ 2900 किलोमीटर से नीचे। तो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, जो पृथ्वी का केंद्र होता है वो सतह से लगभग 6371 से 6373 किलोमीटर के गहराई में मिलता है। जनरली हम इसको सामान्यतया 6371 किलोमीटर मानते हैं। तो अब आपको ये बात बता रखी हमने कि कोर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो आउटर कोर होती है, दूसरी इनर कोर होती है। तो यहाँ पे जैसे ही प्लाज्मा अवस्था से जो भूकंपीय तरंग है वो प्लाज्मा अवस्था से यहाँ पर 2900 किलोमीटर से नीचे की गहराई में प्रवेश करती है तो एस तरंग क्या हो जाती है, विलुप्त। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि एस तरंग है वो केवल और केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है, तरल माध्यम और गैसीय माध्यम में एस तरंग गति नहीं करती। या तो वो गायब हो जाती हैं या फिर वो परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल डायग्राम को समझो, पहले डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है हमने नीचे। आगे देखो, पी तरंगों की जो गति है वो मंद पड़ जाती है। सिंपल सी बात है, मंद ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर माध्यम कैसा है, यहाँ पर माध्यम है लिक्विड। अब आगे आ जाओ, एस तरंग तो विलुप्त हो गई, क्योंकि लिक्विड माध्यम में एस तरंग गति नहीं करती। पी तरंगों की गति क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जो केंद्रीय झुकाव है, जो यहाँ पर केंद्रीय झुकाव है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। केंद्रीय झुकाव बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो घनत्व है वो अधिक पाया जाएगा। ठीक है, एस तरंगों की विलुप्ति के कारण तो हमें पता चल गया कि ये तरल अवस्था में है। पी तरंगों की गति मंद है, इसका मतलब ये भी क्या बता रहा है कि तरल अवस्था में है। और केंद्रीय झुकाव बढ़ने से जो भूकंपीय तरंगों का केंद्रीय झुकाव बढ़ गया, इसका मतलब अब घनत्व में और वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये जो आउटर कोर है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2900 किलोमीटर से 5152 किलोमीटर तक। अब आ जाओ 5152 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर कोर। ठीक है, और यहाँ पर एक असंबद्धता रेखा देखो कि हमने मेंटल को और कोर को पृथक किया है, उसको पृथक करने वाली असंबद्धता रेखा को हम क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग। देखो यहाँ पर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा। ठीक है,
और 5152 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक कौन सी कोर मिलेगी? इनर कोर। ठीक है, यहाँ पर जो पी तरंगे हैं उनकी गति क्या हो जाती है? सर्वाधिक। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये ठोस है, कठोर है। ठीक है, और यहाँ पर जो केंद्रीय झुकाव है वो भी सर्वाधिक हो जाता है। इसका मतलब इसका घनत्व क्या है? सर्वाधिक। ठीक है, अब यहाँ पर आउटर कोर को इनर कोर से पृथक करने वाली जो रेखा है, क्योंकि ऊपर वाला माध्यम क्या है? लिक्विड में है। यहाँ पर क्या है? जो चट्टान है वो पिघली हुई अवस्था में है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, एक असंबद्धता रेखा मिलेगी। उस असंबद्धता रेखा को हम क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन, लेहमैन की असंबद्धता रेखा। ये सब साइंटिस्ट के नाम है, वैज्ञानिकों के नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आउटर कोर है वो तरल अवस्था में क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर भी फिर से सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा मिलती है, इसलिए ये किस में रहता है? तरल माध्यम में। क्योंकि यहाँ पर विस्फोट होने के कारण जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर जो घनत्व और दाब इतना नहीं होता। जैसे आप ऐसा सोच सकते हो कि जो इनर कोर है उसमें तो तापमान अधिक है, उसमें तापमान अधिक है तो वो लिक्विड में क्यों नहीं है? ऊपर वाला लिक्विड में क्यों है, आउटर कोर? क्योंकि वहाँ पर फिर जो घनत्व है, जो दाब है और जो तापमान है, वो जो अवस्थाएं हैं उसमें वो ठोस माध्यम में नहीं रह सकता। नीचे आने पर दाब भी तो बढ़ गया, टेम्परेचर में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितना दाब बढ़ गया, जितना घनत्व बढ़ गया। इसलिए किस में मिलता है? ठोस में। और इसका जो सत्यापन है वो कौन कर रहा है? भूकंपीय तरंगे। यहाँ पर जो गति है पी तरंगों की वो सर्वाधिक है और केंद्रीय झुकाव भी क्या? सर्वाधिक। इसका मतलब घनत्व भी इसका सबसे अधिक मिलेगा और यहाँ पर ये ठोस अवस्था में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गति क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने बता ही दिया होगा कि ये जो मैरीन है, सागरीय भूपर्पटी है, ओशियनिक, इसका नाम बेसाल्टिक क्रस्ट भी है क्योंकि बेसाल्ट से निर्मित है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उसको मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया। कोई पॉइंट अगर छूट गया होगा तो वो यहाँ पे देख लेना आप। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्रस्ट की बात करते हैं। यह पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत है। ठीक है, पता है हमें, जिसकी औसत गहराई ये मैंने बता दिया था कितनी है? 45 किलोमीटर की है और यह दो भागों में विभाजित है। देखो पहला क्या है? महाद्वीपीय भूपर्पटी। अब ये महाद्वीपीय भूपर्पटी है, इसकी औसत मोटाई हमने देख ली कितनी है? 75 किलोमीटर। घनत्व हमने देख लिया कितना है? 2.5। और ये किससे निर्मित है? ग्रेनाइट एंड एंडीसाइट से निर्मित है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? देखो यहाँ पर ग्रेनाइट क्रस्ट। इसको ग्रेनाइट क्रस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ग्रेनाइट से निर्मित है। अब आ जाओ सेकंड पर, क्या है? सागरीय भूपर्पटी। तो इसमें क्या है? इसकी जो मोटाई है, औसत मोटाई, वो कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर की है। ये बेसाल्ट से निर्मित है और घनत्व तो इसका ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि नीचे है। तो इसका घनत्व देखो यहाँ पर 2.5 था और यहाँ पर कितना है? 2.8। बेसाल्ट से निर्मित है इसलिए हमने इसको बेसाल्टिक क्रस्ट भी कहा। और इन दोनों के मध्य जो असंबद्धता रेखा है इसके बारे में हमने बता दिया, कौन सी मिलती है? कोनरैड की असंबद्धता रेखा। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट मैंने लिख दिया। देखो जो मैं बता रहा था, यदि कोई भूकंपीय तरंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मैरीन क्रस्ट की ओर जाती है तो आपको पता है घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो गति क्या हो जानी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, तो एक रेखा के सहारे, और वो रेखा कौन सी है? हमने पहले ही बता दिया, कोनरैड की असंबद्धता रेखा। क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप की तरंग है उसकी गति में चेंज आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने उस रेखा को असंबद्धता रेखा का, डिसकंटिन्यूटी रेखा का। ठीक है, तो घनत्व में वृद्धि के कारण इसकी गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। वृद्धि के कारण इसकी, यहाँ पर कर लो, इसकी गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। और घनत्व आपको पता ही है 2.8 इज़ ग्रेटर देन 2.5। मीन्स जो सागरीय क्रस्ट है उसका घनत्व ज़्यादा है किससे? महाद्वीपीय क्रस्ट से। अब आ जाओ सेकंड पर, मेंटल पर। तो 45 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के मध्य अवस्थित
पृथ्वी का सर्वाधिक द्रव्यमान, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली जो भाग है, जो बीच वाला भाग है मेंटल, 45 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक, ये पृथ्वी के आयतन का लगभग कितना है, देखो 83%। आयतन भी ज़्यादा है तो द्रव्यमान तो ज़्यादा होगा ही होगा। पृथ्वी का जो कुल आयतन जितना है उसका 83% आयतन तो मेंटल का है। मेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवर वाली परत, जिसका औसत घनत्व हमें पता है, नीचे जाने पर घनत्व बढ़ेगा, तो ये औसत घनत्व बता रखा है इस पूरे मेंटल का, कितना है 5.5। यह दो भागों में विभाजित है। देखो यहाँ पर दो भागों में कैसे कैसे, एक तो अपर मेंटल है। अब अपर मेंटल के बारे में हमने बता दिया, ये 45 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के मध्य होता है। अब इसमें पेरिडोटाइट नामक खनिजों की प्रचुरता वाली इस परत की ऊपरी 55 किलोमीटर मोटी सतह, देखो यहाँ पर याद रखना है, इसमें कौन सा खनिज मिलता है, पेरिडोटाइट। और इसकी ऊपर की जो 55 किलोमीटर मोटी सतह है वो क्या होती है, ठोस, सॉलिड, दृढ़ मीन्स रिजिड, एवं कठोर मीन्स हार्ड, तथा क्रस्ट से पूर्णतः चिपकी हुई है। समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन कर दिया। इन दोनों के संयुक्त भाग को 45 किलोमीटर प्लस 55 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। इसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल, जिसके नीचे लिक्विड मैग्मा की परत पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसके बारे में हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ मिलते हैं। अब देखो क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य, क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य हमने बताया था मोहोर्विक की असंबद्धता रेखा पाई जाती है, एक्सप्लेन कर चुके। स्थल मंडल से नीचे 100 किलोमीटर से नीचे, मतलब 100 से 400 किलोमीटर की गहराई के मध्य क्या मिलता है, लिक्विड मैग्मा युक्त दुर्बलता मंडल की परत पाई जाती है। ठीक है, बता दिया इसका कारण क्या है। यहाँ रेडियो सक्रिय तत्वों की प्रचुरता के कारण ही तापमान में अचानक वृद्धि के कारण चट्टानें पिंगलित दशा में मिलती हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, भूकंपीय तरंगों के मंदन के कारण ही इसे लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि लिक्विड में है। आपको पता है सर्वाधिक जो गति है वो किस में होती है, बताओ, सर्वाधिक गति हमेशा सॉलिड में होगी, उसके बाद प्लाज्मेटिक में, और पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो क्या बचेगा, लिक्विड। तो लिक्विड में तो कमी होगी ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लो वेलोसिटी जोन। तथा भूपटल पर मैग्मा उद्गार के समय मैग्मा की प्राप्ति इसी मंडल से होने के कारण इसको मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कभी आपको समझाएंगे कि जो भूगर्भिक समय सारणी है वो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक क्लास लेंगे उस पर, तो वहाँ पर आपको समझाएंगे कि मैग्मा उद्गार क्या होता है और उससे किस तरीके से पर्वत, पठार, ज्वालामुखी ये सब बने थे। ठीक है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर केवल आप इतना समझो, भूपटल पर जब मैग्मा उद्गार का समय था तो उस समय पर मैग्मा की प्राप्ति यहीं से हुई थी, इसलिए इसको मैग्मा चैम्बर भी कहा। ठीक है, अब आगे देखो, ये हमने बता दिया स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के मध्य कौन सी असंबद्धता रेखा है, सेंगविन की असंबद्धता रेखा पाई जाती है। आगे देखो, जबकि अपर एंड लोअर मेंटल के मध्य, अपर एंड लोअर मेंटल के मध्य कौन सी असंबद्धता रेखा है, रेपिटी की असंबद्धता रेखा उपस्थित है। अब आ जाओ दूसरा जो भाग है इसका, लोअर मेंटल। इसमें देखो, ये हमने बताया था 700 से 2900 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, लोअर मेंटल। अब इसमें देखो, इसमें कौन से खनिज मिलते हैं, इनको याद रखना है। इसमें गेब्रो नाम का खनिज और दूसरा ओलिवाइन। यहाँ पर क्या मिलता है, गेब्रो, ओलिवाइन, और वहाँ पर क्या मिल रहा था आपको याद है, यहाँ पर बताया था पेरिडोटाइट। दोनों आपको याद रखने हैं। तो आगे देखो, नामक खनिजों से युक्त यह परत प्लाज्मा दशा में पाई जाती है, बिल्कुल हमने समझा दिया, जिसका घनत्व लगभग 7.5 है, जबकि ऊपरी मेंटल का घनत्व 4.5 है। तो एक का ज़्यादा है, एक का कम है, तो औसत हमने कितना बताया था, 5.5। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बीच में आएगा इसका मतलब
4.5 से अधिक आएगा, 7.5 से कम आएगा औसत लेंगे तो औसत लगभग कितना होता है 5.5। अब एक नोट पॉइंट करके मैंने लिख दिया, बाकी समझा भी दिया था कि इसको दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्मा चैम्बर, क्यों है वो समझा दिया। यहाँ पर प्रवेश करते ही जो भूकंपीय तरंगे हैं वो यहाँ पर प्रवेश करते ही गति में क्या आ जाता है, मंदन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल, क्योंकि लिक्विड में काफ़ी बार एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो क्रोड, 2900 किलोमीटर से केंद्र तक 6371 या फिर 6373 किलोमीटर तक की जो गहराई है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर, क्रोड। तो देखो यहाँ पर 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक अवस्थित जो कि गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा द्वारा मेंटल से पृथक है, यह 2 भागों में विभाजित है। असंबद्धता रेखा बता दी थी हमने। देखो एक तो आउटर कोर है, तो आउटर कोर कहाँ से कहाँ तक है, 2900 से 5152 किलोमीटर तक की गहराई के मध्य, जहाँ प्रवेश करने से पूर्व ही एस तरंगें विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब किस में है, लिक्विड में है, तथा पी तरंगों की गति में मंदन आ जाता है। इससे ज्ञात होता है कि यह तरल अवस्था में होगा। आगे देखो, इसमें देखो निकिल तथा फेरस, इसको अभी समझाएंगे। निकिल तथा फेरस की प्रधानता लगभग 90% वाली इस परत का घनत्व लगभग 10 से 11 है। ठीक है, घनत्व तो ज़्यादा मिलेगा ही, नीचे चल रहे हैं। और यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना 2.5 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परंतु इसका रेडियो सक्रिय परत की उपस्थिति के कारण, यहाँ पर रेडियो सक्रिय परत की उपस्थिति के कारण ये किस में है, तापमान बढ़कर 4200 से 4500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए चट्टानें पिंगलित अवस्था में, दशा में पाई जाती हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये कि इतना दाब होने के बाद भी यहाँ पर चट्टानें पिंगलित अवस्था में क्यों मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ मिल रहे हैं। अभी ये निकिल और फेरस के बारे में बताएंगे। आगे देखो इनर कोर, अब 5152 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई वाली यह केंद्रीय परत सर्वाधिक घनत्व वाली है तथा ठोस अवस्था में पाई जाती है और लेहमैन की असंबद्धता रेखा द्वारा आउटर कोर से पृथक इस परत में पी तरंगों के प्रवेश करते ही गति एवं केंद्रीय झुकाव सर्वाधिक हो जाता है। यहीं इसके ठोस होने की प्रामाणिकता है। इसका घनत्व लगभग 11 से 13 है। उसका कितना था, मैक्सिमम 11 बताया था हमने लगभग में, इसका 11 से 13 है। दाब वहाँ पे 2.5 मिलियन था, यहाँ पर 3.5 मिलियन वायुमंडलीय दाब है तथा तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ निकिल तथा फेरस की मात्रा लगभग 99% है। इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई ये इतने ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आगे देखो, ये मैंने नोट पॉइंट करके लिख दिया अगर किसी को नहीं पता हो तो। पी वेव्स, इसकी गति केवल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में होती है, ठोस में सर्वाधिक। ये भूकंपीय तरंगों के बारे में आप सीख चुके। और एस वेव है वो केवल ठोस माध्यम में संचरित होती है, लिक्विड और गैसीय माध्यम में ये या तो विलुप्त हो जाती हैं या फिर परावर्तित हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट आया था, यहाँ पर क्या है, निकिल तथा फेरस 99% मिल रहा है। इसका क्या कारण है, देखो एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो। मैग्मा पृथक्कीकरण का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कभी दूध गर्म किया होगा तो क्या होता है बताओ, दूध को गर्म करके अगर आप उसको ठंडा होने के लिए रखते हो तो क्या होता है, ऊपर तो क्या आती है मलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं वसा, बीच में कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, नीचे जो पैंदे में आप देखते हो ना कुछ चिपक जाता है, वो क्या रहता है पता आपको, वो मिनरल्स रहते हैं। मिनरल्स में वेट ज़्यादा रहता है, वो हैवी होते हैं तो पैंदे में आ जाते हैं। वसा होती है जो फैट है, वो मलाई जो है ना वो क्या रहती है, हल्की रहती है तो वो ऊपर चली जाती है। और बीच में कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, इसलिए जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते थे कि नीचे से वो खाना चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स हैं, उनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। इसी तरीके से जब मैग्मा पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो मैग्मा का क्या हुआ था, पृथक्कीकरण हुआ था। मैग्मा में निकिल
और जो आयरन है, ये क्या थे, भारी तत्व थे, इनका वेट अधिक था, तो ये यहाँ पे सेंटर में आ गए सबसे नीचे। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो इनका वजन क्या था, ज़्यादा था, ये कहाँ पर आ गए, केंद्र में, कोर में, इसलिए यहाँ पर लगभग 99% मिल रहे हैं। और अब आपने देखा होगा कि सतह पर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, सिलिका ये मिलती है, क्योंकि इनका वेट क्या था, कम, तो ये पृथक होकर सतह पर चले गए थे। जैसे दूध का एग्जाम्पल दिया ना, उसी तरीके से। तो जब हम कभी ये समझाएंगे भूगर्भिक समय सारणी के बारे में, तो उसमें इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो केवल इतनी ही आपको आवश्यकता है जानने की कि ये निकिल और फेरस 99% क्यों है, क्योंकि इनका वेट अधिक है। मैग्मा पृथक्कीकरण का मतलब समझ में आना चाहिए क्या होता है। जब मैग्मा ठंडा होगा तो हल्के जो तत्व होंगे वो तो कहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर, और जो भारी तत्व होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर पर, केंद्र पर। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट अगर एक्सप्लेन करने में कोई टॉपिक छूटा होगा यहाँ पर डायग्राम में, तो वो यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है, वो यहाँ पर कवर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने नहीं छोड़ा, सब लिखा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से एक बार और देखिए लेक्चर को। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, डेफिनेटली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु रह गया जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, है ना। सब लगभग एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर 45 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 700 किलोमीटर को बता दिया, 2900, 5152, 6371 किलोमीटर, है ना। और कॉनरैड की डिसकंटिन्यूटी, मोहरविक, सेंगविन, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, है ना, सब एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।